हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मैं आपका अपना पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, जिसकी वैकेंसीज आरबीआई की तरफ से निकाली गई हैं। इसका जो नोटिस है वो 15 जनवरी को रिलीज किया गया है। इसमें कितने पद हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना इसमें एज लिमिट रहने वाला है, ये इस सारी डिटेल पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा। इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हम अपने इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका फॉर्म जो है वो हमारा 15 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है और जो फॉर्म की अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो हमारी 4 फरवरी 2026 रहने वाली है। 4 फरवरी 2026 तक ही आप इसमें फी पेमेंट कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट बता दी है कि 28 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। यानी कि इन्होंने कोई फिक्स डेट तो नहीं बताई, लेकिन एक अंतराल बता दिया 28 फरवरी से 1 मार्च तक। इसी के बीच में इसका एग्जाम जो है वो कराया जाएगा। इसका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम इसमें बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहां पर अगर हम ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 450 रुपए फॉर्म की फीस है, प्लस 18% जीएसटी यहां पर लगने वाला है। और अगर हम बात करें एससी एसटी और पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन की तो यहां पर 50 रुपए फॉर्म की फीस है और 18 रुपए जीएसटी फीस लगने वाला है। तो यहां पर जो पेमेंट मोड है वो आप ऑनलाइन तरीके से ही कर सकते हैं। अगर हम यहां पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल, यानी कि आप 18 साल के होने चाहिए। कब से? 1 जनवरी 2026 से। अगर हम इसकी मैक्सिमम एज की बात करें तो 25 ईयर है, यानी कि आप 25 साल के हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप कब से, मतलब आपकी डेट कब से और कब के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 2/1/2001 के हैं, यानी कि 2 जनवरी 2001 से आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें यहां पर कब तक तो 1 जनवरी 2008 तक, 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या जो है आरबीआई बैंक प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन फॉर द ऑफिस अटेंडेंट पोजीशन एज पर देयर रेगुलेशन, यानी कि जिस तरीके से हमें सभी भर्तियों में रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है तो ये इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। ओबीसी को 3 वर्ष का एंड एससी एसटी को 5 साल का। तो यहां पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा हमारे ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स को। अगर हम इसमें बात करें कि कितना एज रिलैक्सेशन बताया गया है, यहां पर अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये नोटिस, जो ये स्क्रीनशॉट है वो हमारा ऑफिशियल नोटिस जो आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है उसी का है। यहां पर अगर हम बात करें एससी और एसटी को तो यहां पर 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि अगर आप 18 से 30 वर्ष के हैं और एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो यहां पर 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि आप 18 से 28 साल के हैं तो आप इस पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां पर हम आपके अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है और आप जनरल या ईडब्ल्यू कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है। ठीक है। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की तो यहां पर बताया गया है टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस rendered by them in armed force plus an additional period of 3 years subject to maximum of 50 years, यानी कि यहां पर बताया गया है कि अगर आपकी एज मैक्सिमम 50 ईयर है और 3 साल का किसी का एडिशनल पीरियड है, आपने किसी भी प्रकार का कोर्स किया है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें विडो, डिवोर्स वुमेन की तो इन लोगों को भी अप टू 35, यानी कि अगर 18 से 35 साल जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कैंडिडेट्स महिला हैं
और 40 साल तक के SC या ST कैटेगरी की महिलाएं जो विधवा हैं या उनका तलाक हो चुका है, ऐसी महिलाओं को यहाँ पर छूट दी जा रही है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी हमारी एज रिलैक्सेशन से लेकर। अगर हम इसकी अगली स्लाइड की बात करें तो यहाँ पर पूरा विवरण दिया गया है कि कितनी पोस्ट जो है वो निकाली गई हैं RBI की तरफ से। इस नोटिस में हमें पूरा डिटेल दे दिया गया है कि किस रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं। RBI की हमारी देश में अलग अलग रीजन्स में ब्रांचेज हैं और उन्हीं रीजन्स में ये वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं। अगर हम बात करें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, तो ये अलग अलग रीजन्स हैं हमारे देश के जहां पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी की जो है सभी रीजन्स की मिला के 89 है, और अगर हम बात करें ST की तो ये सभी रीजन्स की मिला के 58 हैं, और अगर हम बात करें OBC की तो ये सभी रीजन्स में मिलाकर 83 हैं, और अगर हम बात करें EWS की तो यहाँ पर टोटल हमारी है 51। तो ये सारी, और अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 291 वैकेंसीज आई हैं। जो टोटल यहाँ पर मिल रही टोटल वैकेंसीज हैं पूरी ऑल इंडिया में वो 572 हैं। तो ये अलग अलग रीजन्स में ये निकाली गई हैं। आप जिस भी प्रदेश में रह रहे हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के रीजन में ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर निकाली गई है कानपुर और लखनऊ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलावा अगर यहाँ पर बिहार का बच्चा यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो अगर आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं और उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड से ही आपने 10वीं पास की है या आपने CBSE बोर्ड से की है तो जो लोकेशन है वो यूपी की होनी चाहिए, तभी आप इस रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। माना कि आप उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे जिले से, जैसे कि अयोध्या है या मथुरा है या शाहजहांपुर है या हरदोई है, यहां से बिलोंग करते हैं, और अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आप कहां जाएंगे जॉब करने? आपको कानपुर या लखनऊ भेजा जाएगा। तो ये अलग अलग रीजंस हैं, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप कानपुर या लखनऊ में ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अगर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आप मुंबई रीजन में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप पटना के रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उसी रीजन में आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उसी राज्य के संबंधित आपका 10वीं होना चाहिए। जैसे कि आप यूपी के रहने वाले तो आप यूपी बोर्ड से आपका 10वीं होना चाहिए, या आपने CBSE बोर्ड से किया है तो आप जो जिस स्कूल से आपने किया है उसकी लोकेशन यूपी में होनी चाहिए। ये पूरा इनकी नोटिस में साफ कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि शैक्षिक योग्यता की बात करें तो स्टूडेंट जो है वो उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए, और जहां से वह आवेदन कर रहा है या कर रही है तो वह योग्यता उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपका जो 10वीं है वो यूपी बोर्ड से होना चाहिए, या आपने अगर CBSE बोर्ड से किया है तो जिस स्कूल से किया है उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की तो उम्मीदवार को अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि 1/1/2026 को अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट और इसके अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं है। यानी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट है यानी कि 12th ही कर रखा है 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 के पहले का आपका अंडर ग्रेजुएट है तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट कर रखे हैं या ऊपर की किसी भी प्रकार की योग्यता है, जैसे नेट क्वालिफाइड है या कुछ अलग प्रकार की पोस्ट ग्रेजुएट है आपके पास, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट एक्स सर्विसमैन की, तो 10वीं कक्षा पास की हो और कम से कम 15 वर्ष की रक्षा सेवा दी हो। यानी कि आप किसी भी एक्स सर्विसमैन में हैं तो आपने 15 वर्ष की आपने रक्षा सेवा दी हो और आप 10वीं कक्षा पास हो, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जिस रिक्रूटिंग ऑफिस के लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है उस कार्यालय के अंतर्गत आने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भाषा उम्मीदवार को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट साफ कर दिया गया है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो जो उत्तर प्रदेश की रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है,
तो हिंदी आपको लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, समझना, हिंदी में आप सब चीजें समझ लेते हो, ठीक है, और हर एक चीज आपको हिंदी के बारे में पता हो, तभी आप इसके लिए मान्य हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी हमारे इस भर्ती से रिलेटेड। अगर हम अगली बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेबस की, यानी कि सिलेबस में क्या कितने पोर्शन रहने वाले हैं और क्या किस रीजन से कितना पार्ट आने वाला है, तो सबसे पहले नंबर पर है रीजनिंग। रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के ही होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जनरल इंग्लिश होगी, तीसरे नंबर पर यहाँ पर जीके, चौथे नंबर पर यहाँ पर मैथ रहने वाली है। तो सभी सेक्शंस के 30-30 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चंस के आधार पर 30-30 नंबर होंगे, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के होंगे, और जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहां पर अगर आप इसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको लैंग्वेज प्रोफेशनली टेस्ट यानी कि एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा। एलपीटी का यही मतलब है कि आपने जिस भी रीजन से फॉर्म अप्लाई किया है उस रीजन की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, इसका टेस्ट यहां पर होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि ये जो लैंग्वेज प्रोफेशनल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यहां पर किसी भी प्रकार की मेरिट जो है वो डिसाइड नहीं की जाएगी। तो इसमें सिलेक्शन लेने के लिए बस आपको क्या करना है, ये ऑनलाइन टेस्ट देना है, इसको क्रॉस करना है, दूसरा जो है एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफेशनली टेस्ट देना है। ये दो मोड हैं इस सिलेक्शन के, ठीक है, और ये बहुत अच्छी जॉब भी है, इसमें जो पे स्केल है वो भी बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि या इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो यस, इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अगली अगर हम बात करें कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कितना पैसा मिलने वाला है, यानी कि कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 24,250 रुपीज रहने वाला है। अगर इसमें सारे अलाउंसेस ऐड कर दिए जाएं तो ये अप्रोक्सीमेटली 46,029 रुपीज पर मंथ होगा, ठीक है। तो ये कितनी बहुत ही अच्छी मतलब सैलरी है। यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रामीण बैंक की तो वहां इतनी सैलरी क्लर्क की भी नहीं होती है जितनी यहाँ पर इन्होंने ऑफिस अटेंडेंट की बता रखी है, दे रखी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कि और क्या क्या मिलने वाला है, तो आप सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, आप एजुकेशनल एक्सपेंसेस, यानी कि इसके बाद अगर आप इससे आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए बुक मंगाते हैं तो उसका भी खर्चा यही देंगे, ठीक है। आप अगर चश्मा लगाते हैं तो उसका भी रुपए इन्हीं की तरफ से मिलेगा, यानी कि आरबीआई की तरफ से मिलेगा। नॉलेज अपडेट अलाउंस, यानी कि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलाउंसेस हमारी आरबीआई की तरफ से मिलेगा। फर्निश रेजिडेंस, यानी कि आप अपने घर में फर्नीचर या कुछ लगवा रहे हैं तो उसके लिए भी ये रुपए मिलेगा। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा, व्हीकल इंश्योरेंस एंड लीव फेयर कंसेशन, ये सारी सुविधाएं जो हैं इसमें ऐड हो रही हैं। और अगर हम बात करें हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि जो ये 46,029 रुपए पर मंथ ये बन रहा है, इसमें 15% जो है HRA भी ऐड होगा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी ऐड होगा। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं तो आपको जो ज्वाइनिंग होगी वो तो आपकी लखनऊ या कानपुर में होगी, तो वहां पे आपको रहने के लिए हाउस चाहिए, तो उसका जो रेंट है वो भी आरबीआई प्रोवाइड करेगी, और वो कितना होगा, जो आपकी सैलरी है उसका 15%, यानी कि अगर हम इसका 15% निकालें तो ये 6,000 से लेकर लगभग 6500 तक ये बनता है जाकर, ठीक है। तो ये मतलब कितना मतलब बहुत ही अच्छी सैलरी है। अगर आप शुरुआत में ही यहाँ पर 50,000 प्लस से स्टार्टिंग होगी इस जॉब की। ये जो जॉब है इसमें क्या करना होगा, नेचर ऑफ वर्क भी हम समझते हैं। द पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट क्लास 4th पोस्ट, यानी कि ये क्लास 4th यानी कि चतुर्थ श्रेणी की ये जॉब है। इट्स ड्यूटीज शैल जनरली इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट, डिस्पेंशन ऑफ फाइल्स, रिकॉर्ड्स, ऑफिस आर्टिकल्स, मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर आपको ऑफिस में भाग दौड़, यानी कि एक कर्मचारी से दूसरे की टेबल पे फाइल ले जाना,
ठीक है, कर्मचारियों को पानी प्रोवाइड करना, जितनी भी हमारे ऑफिस से संबंधित सुविधाएं होती हैं 4th क्लास की, वो आपको ही करनी पड़ेंगी, यानी कि सबसे पहले जाना और सबसे बाद में आना। ये मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो जॉब है वो, इसको हम प्यून तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्यून के अबव है और असिस्टेंट ऑफिसर के थोड़ा नीचे है। तो ये जॉब प्रोफाइल भी अच्छी है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्यून की तरह ट्रीट करेगा। ये सारा काम यहाँ पर बता रखा है। डिलीवरी ऑफ डाक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेक्शन, यानी कि जितने भी हमारे बैंक में सेक्शंस होते हैं उनको बंद करना और खोलना, यही आपका काम होगा। तो ये जॉब है वो बहुत ही अच्छी है, इसका पे लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये 10वीं पास वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का प्री और मेंस नहीं हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफेशनल टेस्ट अगर क्वालिफाइंग नेचर का है वो भी पास कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी जॉब आपके लिए रहने वाली है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आए, कोई नया नोटिफिकेशन आए और हम अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।